देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम धामी ने बारिश में पहाड़ों पर आपदा जैसे हालात का लिया जायजा, कहा अगले 2 माह तक 24 घंटे अलर्ट रहेंगे अधिकारी। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के साथ की दूसरी शादी, यूसीसी लागू होने के बाद दूसरी शादी कर नियम तोड़ा। यमुनोत्री में बादल फटने से कई लोग बहे, रोकी गई 4 धाम यात्रा, रेस्क्यू जारी। रुद्रप्रयाग बस हादसे में हरिद्वार से एक और शव मिला, मृतकों की संख्या हुई 6, लापता यात्रियों की तलाश जारी। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में बेटे की मौत के बाद दिल का दौरा पड़ने से मां का निधन, 2 हफ्तों में दूसरी त्रासदी। 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, चेतावनी रेखा के करीब पहुंच गया गंगा का जल स्तर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का। खबर रामनगर से है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला टूरिज्म जोन से एक और रोमांचक और दुर्लभ वीडियो सामने आया है। ये वीडियो ढिकाला जोन के बंद होने से ठीक पहले यानी 13 जून के आसपास का बताया जा रहा है, जिसमें एक बाघिन को बंदर का शिकार करते हुए देखा जा सकता है। ये दृश्य स्थानीय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने अपने कैमरे में कैद किया। बता दें कि ये पूरी घटना ढिकाला के सांभर रोड की है, जहां एक बंदर जमीन पर बैठकर लगातार अलार्म कॉल कर रहा था। तभी झाड़ियों में छिपी एक बाघिन ने अचानक हमला कर दिया और देखते ही देखते बंदर को अपने मुंह में दबोच लिया। बाघिन शिकार को लेकर जंगल की ओर निकल गई। दीप रजवार बताते हैं कि आमतौर पर बंदर या लंगूर का शिकार गुलदार यानी तेंदुआ करता है, क्योंकि वो फुर्तीला होता है और पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बाघ ने ऐसा शिकार किया हो। बाघ मौका परस्त शिकारी होता है और जब उसे सही मौका दिखता है तो वो भी बंदर जैसे शिकार को नहीं छोड़ता। देखिए, जंगल सफारी के दौरान एक टाइगर्स द्वारा एक मंकी का शिकार किया गया था। तो उक्त जो घटना हमारे जंगल सफारी के दौरान हुई, तो हमारे द्वारा इसमें फ़ोटो और इसकी वीडियो हमारे द्वारा शूट की गई थी। 15 जून को पार्क बंद हो जाता है, उससे 1-2 दिन पहले का ये वीडियो है जो सांभर रोड में हमने शूट किया था। देखिए क्या होता है ना, बाघ अवसरवादी होते हैं, तो जब भी उनको मौका मिलता है तो वो शिकार से चूकते नहीं हैं। हालांकि बाघों को कम देखा गया है, बंदर का और लंगूर का शिकार करते थे। बाघों की तुलना में जो तेंदुए हैं वो ज़्यादा शिकार करते हैं इनका, बंदरों और लंगूरों का। बट जैसे मैंने बोला कि बाघ अवसरवादी होते हैं तो ये मौका नहीं चूकते हैं। तो ये बंदर था, ये बाकी बंदर पेड़ पर से अलार्म कॉल कर रहे थे। ये बंदर नीचे जमीन में बैठकर अलार्म कॉल कर रहा था, तो ये शायद इसका मौत की वजह बनी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक संघ शाखा दुगड्डा की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रशिक्षक को लेकर चर्चा की गई। बैठक दीपक में शाखा अध्यक्ष राजकीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय आमसौड़ विकासखंड दुगड्डा नेगी द्वारा जुलाई माह में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशिक्षण की जगह सुविधा अनुसार करवाने का आग्रह किया गया। इस मौके पर शाखा दुगड्डा द्वारा आयोजित बैठक में वक्ताओं का कहना था कि जनपद के सभी शिक्षक कर्मचारियों को जनपद मुख्यालय पौड़ी के प्रेक्षागृह में प्रशिक्षण दिया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वर्षा काल में जगह जगह गाढ़ गधेरे आने के कारण गुमखाल सतपुली के बीच मार्ग चौड़ीकरण काम होने के कारण घंटों मार्ग बाधित होता है और जानमाल का खतरा भी बना रहता है। संगठन द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी से बरसात के मौसम को देखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रशिक्षण दुगड्डा, यमकेश्वर, द्वारीखाल, नैनी डांडा, बीरोखाल ब्लॉकों का प्रशिक्षण कोटद्वार की प्रेक्षागृह में करवाए जाने तथा जनपद मुख्यालय पौड़ी के नजदीक एवं अन्य ब्लॉकों का प्रशिक्षण पौड़ी में करवाए जाने की मांग की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सभी कर्मचारियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैठक में विनय रावत, असलम अंसारी समेत कई लोग मौजूद रहे। शाखा आज शिक्षक संघ एवं अन्य कर्मचारियों की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें जिला निर्वाचन के आगे एक प्रस्ताव रखा गया कि इस जुलाई के महीने में जो आप
इस तरह पंचायत चुनाव का जो प्रशिक्षण करवाओगे पौड़ी में, वो कोटद्वार के प्रेक्षागृह में करवाया जाए, क्योंकि बरसात होने के कारण आप देख ही रहो कि पहाड़ की रोडें कितनी खराब होती जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यही प्रस्ताव पारित किया गया कि हम जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग करें कि कोटद्वार जो के अगल बगल जितने भी ब्लॉक हैं, जैसे यमकेश्वर, दुगड्डा, द्वारीखाल, जहरीखाल, नैनीडांडा, रिखणीखाल, बीरोखाल, इन ब्लॉकों के कर्मचारी और शिक्षकों का प्रशिक्षण कोटद्वार स्थित प्रेक्षागृह में करवाया जाए। और अब खबर कानपुर से है, जहां सांसद और सांसद टीम के कप्तान मनोज तिवारी ने सेरा सम्मान मैच को लेकर कहा कि ये मैच देशभक्ति का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के साथ उनके सरपरस्तों के लिए बड़ा और कड़ा संदेश है। इससे पहले उन्होंने आतंकी हमले में शहीद कानपुर के लाल शुभम द्विवेदी के गांव पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और सेना के जवानों को सलाम भी किया। इटावा कांड पर उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेना गलत है, साथ ही दोषियों को सजा मिलने की वकालत भी की। मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसे मामलों पर राजनीति कर तूल नहीं देना चाहिए। अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि कुछ की गलती पर पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। देखो, मैं इसको कंडेम करता हूँ। बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन सब कुछ के बावजूद भी किसी को स्वयं सजा देना, केस काटना, मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नाम बदल के कोई कार्य कर रहे हैं तो इससे सूचना पुलिस को देना चाहिए। तो मैं एक जो घटना हुई, जो केस काटने वाली, उसको मैं उसकी निंदा करता हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है, जिसके चलते पहाड़ों पर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए इन मार्गों से गुजरने वाले राहगीरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। तो वहीं मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए शासन प्रशासन ने चारधाम यात्रा पर भी 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है, जिसको देखते हुए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हरबटपुर में चारधाम यात्रियों के लिए बनाए गए यात्री पड़ाव पर पहुंचकर तीर्थ यात्रियों से मुलाकात की और उन्हें फिलहाल अपनी आगे की यात्रा स्थगित कर रखने की सलाह भी दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की जनता के साथ ही बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों व चारधाम तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कहा कि मौसम लगातार करवट बदल रहा है, जिसको देखते हुए तीर्थ यात्रियों को 24 घंटे तक के लिए आगे की यात्रा स्थगित रखने की सलाह भी दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली में लगातार हो रही बारिश के कारण नंदप्रयाग तहसील के अंतर्गत थिरपाक गांव में आपदा कहर बनकर टूट रही है। रात्रि भर ग्रामीण दहशत में रहे। पानी का बहाव इतना तेज था जिसकी वजह से ग्रामीणों के घरों को बहुत नुकसान हुआ, जिसमें गरीब लाल निवासी थिरपाक की गौशाला टूट गई और 4 मवेशी और 8 बकरियां मर गईं। अन्य ग्रामीणों के घरों में पानी और मलबा घुस गया। तकरीबन 10 परिवार इस आपदा की चपेट में आए हैं। रोड बंद होने के कारण अभी तक कोई राहत सामग्री नहीं मिल पाई है। अभी तक क्षेत्र में बिजली भी नहीं आई है और लगातार हो रही बारिश से और परेशानी बढ़ेगी। अभी तक नंदप्रयाग थिरपाक मोटर मार्ग बंद पड़ा हुआ है। अभी जून का शुरुआती दौर चल रहा है, अंतिम दौर चल रहा है और जुलाई के शुरुआती दौर आने वाला है। उससे पूर्व ये घटनाएं देख सकते हैं आप है। और रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान वो मंजर देखे जिनसे श्रद्धा भी डरी सहमी नजर आई। हेलीकॉप्टर हादसे, मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और सड़कों पर मौत के साए नजर आ गए, जिसमें करीब 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान भी जा चुकी है। अब सरकार के सामने अगली बड़ी परीक्षा सामने आ गई है।
कांवड़ यात्रा, जो 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई की श्रावण शिवरात्रि तक चलेगी। अनुमान है कि करोड़ों शिव भक्त गंगा जल लेकर देश भर के शिवालयों में पहुंचेंगे। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने डीजे की ऊंचाई, चौड़ाई, अश्लील भड़काऊ गानों और रात्रि ध्वनि नियंत्रण जैसे तमाम प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे लंबी पैदल चलने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में कांवड़ मेले के संबंध में अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के अलावा जिन राज्यों के रास्तों से कांवड़ यात्रा जाती है, वहां के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। कांवड़ यात्रा को किस तरह से संपन्न कराया जाए, साथ ही यातायात सुरक्षा को लेकर भी बात की गई। आगामी 11 जुलाई से 13 जुलाई तक कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में आज इंटर स्टेट बैठक आयोजित हुई। उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के आलाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि कांवड़ मेले को संपन्न कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और 2 राज्यों के बॉर्डर पर दोनों राज्यों के अधिकारी तैनात रहेंगे। और उन्होंने कांवड़ियों से अपील करते हुए कहा कि कांवड़िए किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, बैट इत्यादि अपने साथ लेकर ना आए। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो भी बड़े डीजे आपस में प्रतियोगिता करते हैं, उनको लेकर नियम लागू कर दिए गए हैं। यातायात के नियम समय समय पर लागू किए जाएंगे। वहीं उत्तराखंड के अधिकारी उत्तर प्रदेश में भेजे जाएंगे और वहां के अधिकारी उत्तराखंड में भी रहेंगे, जिससे दोनों प्रदेशों में आपस में सूचना का आदान प्रदान किया जा सके। डीजे वाले मामले में डीजीपी का कहना है कि जहां पर डीजे बजाए जाते हैं, वहां की लिस्ट बनाई जा रही है और उसके लिए जो पहले नियम बने हुए थे वही जारी रहेंगे। और शेयरिंग ऑफ इनपुट्स के लिए काफी डायरेक्शंस दिए हैं कि किस तरह से हम अपना कोऑर्डिनेशन और इनपुट्स को शेयर करने में किस तरह से और इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी। अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार से हम अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं और कैसे इस व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकते हैं, जिससे कि जो अभी आगामी कांवड़ यात्रा है उसमें जो यात्री आते हैं वो सकुशल अपना कार्य संपन्न कर सकें। इसमें आज हमारे जैसे उत्तर प्रदेश के अधिकारी थे, हरियाणा के थे, पंजाब के थे, राजस्थान के थे, दिल्ली के थे। ये लोग उत्तर प्रदेश के अधिकारी काफी फिजिकली भी प्रेजेंट थे और काफी ऑनलाइन भी थे। घटना के बाद पहली कांवड़ यात्रा है, तो उस पर भी सारी बातें हो गई कि किस प्रकार से हम सुरक्षा भी बढ़ाना है, किस तरह से जो अगर कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज उसको कैसे कर्टेल करना है, वो सारी बातें हम लोगों ने करी। सब कुछ प्रतिबंधित भी रहती है कांवड़ मेले में, क्या वो कंटिन्यू रहेगी? हाँ, तो कंटिन्यू रहेगी। जो चलिए, थैंक यू। उसके अनुसार जो कार्रवाई होती है वो इस बार भी की जाएगी, जैसे पिछली बार की गई थी। बड़े डीजे को लेकर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इसी को लेकर जो हुदन भी हो जाता है और मतलब बहुत महंगे महंगे डीजे लाने का कंपटीशन रहता है। इसके लिए क्या जी, इसके लिए ये पूरी तैयारी है और जो ऐसे डीजेस जहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, जहाँ से बनते हैं, उनके नामों की सूची आ गई है और उनसे संपर्क करके जो एक फिक्स्ड मानक जो डीजे की हाइट और चौड़ाई के लिए जो बनाए जाएंगे, उनके अनुसार ही एनफोर्स किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये कांवड़ यात्रा हमारे नेबरिंग 5 स्टेट्स को से अफेक्टेड होती है, चाहे वो हरियाणा हो और दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल के लोग भी इसमें आते हैं। तो इन सभी प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 27 तारीख को एक इंटर स्टेट हायर लेवल की एक मीटिंग रखी गई है और उसमें ये सारे इश्यूज़, चाहे वो डीजे का इशू हो, कांवड़ की ऊंचाई को लेकर इशू हो, और एक SOP बनाने की बात की गई है। चूँकि वो श्रद्धालु होते हैं तो पुलिस उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकती और हमारा भी एक रहता है कि अतिथि देवो भव, तो उनका हम समझा बुझाकर सम्मानपूर्वक जो भी हम कर सकते हैं करते हैं। हाँ, लेकिन ये सही है कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा और कोई ऐसी स्थिति होगी तो पुलिस अपनी सख्ती से भी पेश आएगी और उसमें कोई कोताही नहीं। वहीं उत्तराखंड सरकार की इन तैयारियों पर विपक्ष ने भी तीखा हमला बोला है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी को श्रद्धालुओं से ज्यादा प्रचार और चुनावों से सरोकार रखती है। 4 धाम में पहले से अव्यवस्थाओं का अंबार है, कांवड़ यात्रा में भी यही देखने को मिलेगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक जी
जीतराम ने कहा कि बीजेपी को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। उनकी योजनाएं सिर्फ प्रचार तक सीमित हैं। कांवड़ यात्रा जैसी सबसे बड़ी चुनौती पर उनकी तैयारियां जमीन पर शून्य हैं। एसओपी से श्रद्धा नहीं संभलती, इसके लिए ईमानदारी और संवेदना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो है भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर प्रचार प्रसार में ही ज्यादा व्यस्त रहती है। उनका चुनावों से ज्यादा सरोकार होता है, जनहित के से सरोकार नहीं होता है कि जनता की क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर किया जाना है, इस पे उनके यहाँ चर्चा नहीं होती है। उनके यहाँ चर्चा होती है कि चुनाव को कैसे जीता जाए, कैसे हम धांधली कर सकें, कैसे वो कर सकें। इसी तरह से जिस तरह से चार धाम की व्यवस्था है उसमें कांवड़ यात्रा में भी आप देखना उसी तरह की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि इनके जो स्ट्रेटेजी है, जो इन्होंने बनाना चाहिए था कांवड़ यात्रा के लिए, जो तैयारियां करनी चाहिए थी, वो तैयारियां अभी शून्य है। तैयारियां केवल प्रचार प्रसार तक सीमित है। प्रचार प्रसार जरूर इनका होता है, लेकिन तैयारियां धरातल पे वो चीजें नहीं होता। सरकार ने देखिए जो हमारी चारों धाम की यात्रा चलती है उसकी भी तैयारी पूर्णतः करी है और यात्रा चल रही है। बीच में थोड़ी सी रुकावटें आई थी और जिस प्रकार से अब हमारी कावड़ चलेगी जुलाई से और 11 जुलाई से हमारा सावन लगेगा, उसके बाद हमारी यात्रा चलेगी कावड़ की। उनके लिए भी व्यवस्था सरकार ने की है कि आने वाले जो भी हमारे कावड़ ये होंगे उनके लिए बाकायदा रस्तों में जो फुटपाथ है उसको सही तरीके से किया जाए और उनको व्यवस्था दी जाए। जगह जगह टेंट की जो व्यवस्था की जाती है, उनके ठहरने की, रुकने की व्यवस्था, तमाम हर चीज़ों की जो व्यवस्था की जाती है उनको लेकर के सरकार अपना काम कर रही है। कावड़ भी हमारी बहुत अच्छे से चलेगी, यात्रा भी जो हमारी चारों धाम की वो भी बहुत अच्छे से चलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार उत्तराखंड हादसों की खबरों से बाहर निकलकर व्यवस्था की मिसाल बनेगा? क्या आस्था के इस महासागर को केवल नियमों से नहीं, समर्पण और समझ से संभाला जाएगा? श्रद्धालु तैयार हैं, अब सिस्टम से भी वही समर्पण और तैयारी की उम्मीद करनी होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। यमुनोत्री क्षेत्र के सिलाई बैंड के पास बादल फटने से भारी तबाही मची। घटना के समय मौके पर रह रहे 19 मजदूरों में से करीब 9 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सर्च और राहत कार्य शुरू कर दिया। जिलाधिकारी प्रशांत कुमार आर स्थिति की स्मार्ट कंट्रोल रूम से निगरानी कर रहे हैं। कई स्थानों पर गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गए हैं। कुतनौर गांव की कृषि भूमि और पाली गांव के सोमेश्वर मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार ओजरी, डबरकोट और सियाचाना चट्टी जैसे क्षेत्रों में सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। देहरादून में एक्सीलेंसी आइकॉनिक अवार्ड्स 2025 का भव्य आयोजन एक निजी होटल में किया गया। इस समारोह में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा देओल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए उद्यमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य सभी प्रतिभाओं को एक साझा मंच देना और उनके कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना रहा। अवार्ड एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अलग अलग जो लोग हैं जिन्होंने जो शुरुआत भी कर रहे हैं या जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है, उनको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहूँगी एनकरेज करते हैं उनका काम के लिए एक अवार्ड देकर। और जहाँ वो सब चाहते हैं कि मैं उन्हें अवार्ड दूँ, मुझे भी बहुत मज़ा आता है अलग अलग लोगों से मिलना जब मैं अवार्ड देती हूँ उनसे। देश देवभूमि कुल्लू मनाली से बिलोंग करता हूँ। आज मुझे एक्सलेंसी टीम ने हिमाचल रत्न का अवार्ड दिया है और ये अवार्ड में मेरे सभी चाहने वाले और हिमाचल प्रदेश की सारी जनता को समर्पित करता हूँ।
और हमेशा मुझे प्यार आशीर्वाद मिला है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है जो हमारी समृद्ध संस्कृति है उसको प्रमोट करने का, आगे भी प्रमोट करता रहूँगा। और उत्तराखंड के लोगों ने भी मुझे बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया है और आगे भी आप सभी से यही उम्मीद करता रहूँगा कि आप सभी का प्यार आशीर्वाद हमेशा की तरह मिलता है। हम ये अवार्ड शो करते हैं, ये हम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए करते हैं कि हम उनको इंडस्ट्री में एक रिकॉग्नाइजेशन दें। जब किसी को अवार्ड मिलता है, किसी सेलिब्रिटी या प्रोमिनेंट फिगर से अवार्ड मिलता है, तो एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन को लगता है कि उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो हम लोग जो अवार्ड टाइटल देते हैं, हमारी जूरी टीम के द्वारा अवार्ड टाइटल को सिलेक्ट किया जाता है और एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन को हम वो अवार्ड टाइटल प्रदान करते हैं। हम पैन इंडिया में अपना इवेंट करते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और जॉब पे हैं वो CEO हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो लोग आके हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। ये मल्टीपल है तो उत्तराखंड को किसी एक मायने में तो नहीं कह सकते हैं, तो मल्टीपल इवेंट्स में अवार्ड दिया गया है। अगर किसी एक सेक्टर को तो मैं बोलता कितना लाभ होगा। मल्टीपल सेक्टर में होम स्टे से लेकर क्योंकि हम टूरिज्म स्टेट भी है और हॉस्पिटलिटी और ये आपका जो होम स्टे का कंसेप्ट है, इसके साथ देखिए पढ़ाई हर चीज़ के पीछे पहला जो स्टेप है वो है कि आपने पढ़ाई की कि आपकी शिक्षा ये ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट में बहुत बड़ा उसका सहयोग होता है, क्योंकि इसमें सभी क्षेत्रों को सम्मानित करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड के पूरे जिस तरह उत्तराखंड में दूसरा इनका ये यहाँ पर ये सेरेमनी हुई है, इससे पहले और राज्यों में हुई है, तो ये निश्चित रूप से जहाँ जहाँ होगा वहाँ के बच्चों को कहीं ना कहीं इंस्पायर करने का काम करेगा। और अब खबर पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के चलते अलकनंदा और भागीरथी नदियां उफान पर हैं, जिसे देखते हुए सिंचाई विभाग ने कीर्तिनगर क्षेत्र में जलस्तर की निगरानी बढ़ा दी है। उपखंड कीर्तिनगर के सहायक अभियंता मंगल सिंह ने जानकारी दी कि रामकुंड देवप्रयाग में जलस्तर 457 से घटकर 456 मीटर तक पहुंचा है। सिंचाई विभाग ने टिहरी और श्रीनगर डैम से छोड़े जाने वाले पानी की नियमित मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, क्योंकि इससे भी नदियों के जलस्तर पर प्रभाव पड़ता है। विभाग प्रशासन के साथ मिलकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समय समय पर अपडेट साझा कर रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जलस्तर अभी डेंजर जोन से नीचे बना हुआ है, लेकिन अलर्ट रहने की स्थिति को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। आज जो गंगा अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है और भागीरथी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। हमारे इस उपखंड में जो गेज साइट है वो देवप्रयाग में है, रामकुंड में CWC की गेज साइट है वो, तो वहाँ से हम प्रतिदिन सुबह 8 बजे और 4 बजे उसका जो गंगा जी का जो लेवल है वो हम देहरादून केंद्र को, आपदा केंद्र को और टिहरी जो आपदा केंद्र है उसमें हम भेज देते हैं। आज इस देवप्रयाग में जो वार्निंग लेवल है गंगा जी का 462 मीटर है और डेंजर लेवल 463 मीटर रिकॉर्ड किया जाता है। और अब खबर देहरादून से है, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे हरिद्वार, देहरादून, बंजारावाला और मोतीचूर क्षेत्रों में कूड़ा फेंके जाने से वन्य जीवों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्था के एक अध्ययन में सामने आया कि भोजन की तलाश में जंगली जानवर आबादी क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे संक्रमण और टकराव का खतरा बढ़ गया है। कैमरा ट्रैप से ये भी साफ हुआ कि कूड़े के ढेर पर पालतू और जंगली जानवर एक साथ पहुंच रहे हैं, जिससे बीमारियों का आपसी संक्रमण फैल सकता है। इस स्थिति को गंभीरता से मानते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मामले का संज्ञान लिया गया है और जल्द ही कूड़ा फेंकने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वन विभाग ने लोगों से कूड़ा प्रतिबंधन के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की अपील की है, ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा और मानव वन्य जीव संघर्ष से बचा जा सके। मैंने कल तत्काली डायरेक्टर्स को भी और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को भी मैंने डायरेक्ट कर दिया कि तत्काल इस पर देखें क्या है मामला और इस मामले का स्थायी समाधान निकालें, ताकि इसका वाइल्ड लाइफ की सेहत पर इसका कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं